नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 की ज्योग्राफी हो चुकी है हमारी, 7th क्लास की ज्योग्राफी की हो चुकी है। ये दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर जाओ, प्लेलिस्ट में ये क्लासेस सारी अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे जाओ, थिंकर्स बाय उमेचारण पे, वहाँ पर सारी क्लासेस है वो अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आपको यहाँ से 8 क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमें वो 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है, अध्याय पहला है। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन के बारे में बात करेंगे। क्या ये चैप्टर है वो हमारे यूपीएससी में, पीसीएस में या किसी वनडे एग्जाम में काम आने वाला है? ये चैप्टर है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो अगर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि आप है वो मिसगाइड ना हो, आप अपना समय बर्बाद ना करो। जब सेल्फ स्टडी करो तो अपना समय बर्बाद ना करो, इस वजह से ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या ये चैप्टर काम का है या नहीं है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ऐसी स्टोरी वगैरह देखते हो तो उसे अवॉइड कीजिए करो। जब आप खुद पढ़ने बैठते हो तो वैसी फालतू चीज़ें बड़े ऐसे कर दो, ख़त्म। अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेस, इसका मतलब होता है संसाधन। आप में से जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जितने भी दोस्त वगैरह भाई बहन सुन रहे हैं, आप में से कोई ऐसा बता सकता है जिसको ये पता नहीं कि रिसोर्सेस कहते किसे हैं? रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। सबको पता है कि संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हमारी काम की हैं, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जो भी वस्तुएं हैं हमारे काम आती हैं, सबकी सब संसाधन कहलाती है। जिसमें पानी हमारे काम का है, किताब हमारे काम की है, मोबाइल हमारे काम का है, वॉच हमारे काम की है। जो वस्तुएं हमारे काम की है संसाधन कहलाती है। इसको क्या याद करने की आवश्यकता है? नहीं है। टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, घरों में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज कौन से हैं? क्या इसको याद करने की आवश्यकता है? क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। सबको पता है कि ये चीज़ें क्या होती है, पानी बिजली सबको पता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज। आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपको पता है क्लास में क्या क्या चीज़ें काम की आती हैं। यूपीएससी वाले बंदे हैं, पीसीएस वाले बंदे हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों में माथाकूट करेंगे? नहीं करेंगे। उनका समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक लिखा है रिसोर्सेज बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। रिसोर्सेज मतलब किसी कोई चीज़ है, माना कि ये मेरे पास पेन है, क्या ये पेन है ये रिसोर्सेज बन सकती है? ये रिसोर्सेज कब बनेगी? जब मेरे को इसकी आवश्यकता होती है। तो वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो रिसोर्सेज बनेगा। जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो रिसोर्सेज बन जाएगी। तो अगर मेरे को इस पेन की आवश्यकता है, इस पेन का वैल्यू है, तो वो रिसोर्सेज है। अगर आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे को आपकी वैल्यू है, ठीक है, मेरे को आपकी ज़रूरत है, आप मेरे लिए रिसोर्सेस है, इसलिए कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन कहा जाता है। अगर मेरे को आपकी ज़रूरत है, मेरे को आपकी वैल्यू है, तो आप मेरे लिए क्या हो? एक संसाधन हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ज़्यादा वैल्यू है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू है इतना महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये रिसोर्सेस बनने की आवश्यकता है। इसमें भी कोई याद रटने की बात है नहीं है। आगे बढ़े, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा नहीं कि भाई आपको रॉकेट बनाना है, मिसाइल बनाना है, नहीं भाई, बहुत आसान शब्द है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात की गई है समय और तकनीकी की। टाइम का क्या रोल होता है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है? भाई टाइम होता है ना, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को टाइम दोगे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, 1-2 साल आपने अच्छे से तैयारी की, तो वो आपकी उसमें इतनी ही ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। तो अगर कोई संसाधन है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब वो और अच्छे से बनेगा। हीरा है वो जब लंबे समय तक रहता है धरती पे तो वो अच्छे से बन जाता है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी मैटर करती है। क्या ये पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़े, टाइम वेस्ट है पूरा, नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें एक होते हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज, जो हमारी प्रकृति में अवेलेबल होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। पानी है, नेचर में अवेलेबल है। 1 मिनट, मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को बताओ प्राकृतिक रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? 1-2 एग्जाम्पल दे दो।
ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि प्राकृतिक संसाधन कैसे किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा, सबको पता है कि प्राकृतिक रिसोर्सेस क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस किसे कहा जाता है। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, नदियाँ, ये सारी प्राकृतिक रिसोर्सेस है। वो संसाधन है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल पढ़े इसमें। क्या इसको याद करने की आवश्यकता है? नहीं करने की आवश्यकता है, बिल्कुल हमें पता है, हम टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। फिर एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरणीय और होता है अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, वो नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी है, आप लाखों समय तक, लाखों सालों तक इसका उपयोग कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम के बाद में, हाँ हो सकता है करोड़ों सालों के बाद में सूरज है वो खत्म हो जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं लगता कि सूरज की रोशनी कभी खत्म होने वाली है। तो ये क्या है? ये एक नवीनीकरणीय रिसोर्स है, यानी कि बार बार इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर होता है हवा, अनलिमिटेड उपलब्ध है। पानी बार बार यूज कर सकते हो। तो आप ये कहोगे कि यार पानी है एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि आज के आज ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पानी को ख़त्म होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये क्या रिन्यूएबल है, यानी कि नवीनीकरण है। ये नवीनीकरण है, एक लॉन्ग टाइम के बाद में ये ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद में होता है नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरणीय। इनकी मात्रा सीमित है। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा है वो सीमित है। कोयला लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। पेट्रोल लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। प्राकृतिक गैस लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये होता है अनवीनीकरणीय। ऐसे संसाधन जो जल्दी से बनाए नहीं जा सकते, इनको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है। कोयले कैसे बनते हैं, पेट्रोल कैसे बनते हैं? कोयले बनने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये धरती के नीचे दब जाते हैं, दबने से धरती नीचे गर्म होता है, उससे ये कोयले बनते हैं। पेट्रोल वगैरह कैसे बनता है? जो जीवाश्म होते हैं वो धरती के नीचे करोड़ों साल पहले दब गए थे, अब वो पेट्रोल डीजल में बदल चुके हैं। तो ये होता है पेट्रोल। तो इन्हें लंबा समय लगता है, करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, इन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसे अनवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का वितरण, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों में पाए जाते हैं, ऊंचाई पर बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। याद रखने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि पता है सबको। याद रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे ये स्टोरी दी गई है दादी माँ वाली, मत पढ़ो, देखो भी मत इसको। दादी माँ वगैरह वाली दी है, इसमें टाइम भी मस्त वेस्ट करो। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ऐसे संसाधन जिसे मानव बना रहा है। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब ऐसे संसाधन जिसका निर्माण है वो मानव द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे कि लोहा होता है वो प्राकृतिक संसाधन है, बट इंसान उसमें चेंजेस करके उसे अपने उपयोग में बना देता है, तो वो क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। गाड़ी क्या है? मानव निर्मित है। लैपटॉप क्या है? मानव निर्मित है। पेन क्या है? मानव निर्मित है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो जाते हैं। क्या ये रटने की आवश्यकता है? क्या कहीं पर भी इसमें आपको लग रहा है कि भाई ऐसा क्या बता दिया है जो हमें पता ही नहीं था, ऐसी क्या टफ चीज़ बता दी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, सब आपको पता है। ओके, तो टाइम वेस्ट आप अपना नहीं करोगे। आगे है नेक्स्ट है मानव संसाधन के बारे में बात कर रहे थे। ये डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका कोई डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्लास 8 का, क्लास 8वीं का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। 8वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसमें एक भी शब्द है वो काम का नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। 8वीं क्लास का जो पहला अध्याय है वो कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ काम की है ही नहीं। आप अगर सेल्फ स्टडी करने बैठो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी की पहला चैप्टर है वो कोई काम का नहीं है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके काम की हो। बात कर रहे हैं रिसोर्सेज क्या होता है, क्यों होता है, ये फालतू बातें हो रही है। ठीक है, एक वर्ड काम का है यहाँ पे रिन्यूएबल, एक है यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल। तो ये हमें ऑलरेडी पता है और आगे हम इसके बारे में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 8वीं क्लास की पहले चैप्टर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना।
ठीक है जी। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी की तो पहले चैप्टर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी खत्म क्या हो गया, क्यों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना कि जल्दी कैसे खत्म हो गया, कितना जल्दी, कैसे, क्या, क्यों? बस तो यही था, इतना ही था काम का था ही नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट कर नहीं सकता। जितनी चीज़ें काम की थी इतनी चीज़ें बता दी, अब काम का इतना ही था, इसमें और कोई काम की चीज़ थी भी नहीं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। 8वीं क्लास का ज्योग्राफी का ये चैप्टर है दूसरा। क्लास 8वीं है, 8th क्लास है। चैप्टर कौन सा है? दूसरा है, अध्याय दूसरा है। चैप्टर का नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। ओके जी, इसके बारे में बात करते हैं। 8वीं क्लास के बारे में चैप्टर दूसरा है, ज्योग्राफी है, क्लास 8वीं है, चैप्टर दूसरा है। सबसे पहले पृथ्वी, इस ये लैंड होती है ना, भूमि, जो जमीन होती है, ये जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है। अभी हमने बात की थी संसाधन कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन होता है, एक होता है मानव निर्मित। तो भूमि किस टाइप का संसाधन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जमीन है वो हमारी प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई है ना, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके काम की। पृथ्वी की सतह पर केवल 30% हिस्सा है जहाँ पर भूमि है। ये हम एडवांस क्लासेस में वैसे डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन 30% में से हर जगह लोग नहीं रह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी की पूरी सतह है, उसमें से केवल 30% भूमि है, वहाँ पर लैंड है, तो बाकी प्रतिशत पर क्या है? जल है। यानी कि 27 एग्जैक्ट है ना, 27% है। तो यहाँ पे 30% लिखा है। हमें पता है कि पूरी पृथ्वी पर 27% पर पृथ्वी है, बाकी सब जगह क्या है? जल है। पूरी पृथ्वी में 27% में लैंड है, बाकी सब जगह क्या है? जल है। तो ये टाइम वेस्ट करो मत। बाकी जगह दलदली भूमि है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, तो वो रहने योग्य नहीं है, इसको भी गोली मारो, कुछ भी नहीं लिखा है। दुनिया की जनसंख्या और भूमि, इस लाइन में ये जो टॉपिक है इसमें क्या लिखा है? ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें यही लिखा गया है, दुनिया की जनसंख्या कहाँ रहती है, दुनिया की ज़्यादातर जनसंख्या वो कहाँ रहती है। तो ये कहना चाह रहा है कि दुनिया की ज़्यादातर जनसंख्या है वो कुछ ही भूभाग पर रहती है। कुछ ही भूभाग पर क्यों रहती है? बिकॉज कि वो रहने योग्य होता है। जैसे कि कोई पहाड़ों पे तो नहीं रहेगा, पहाड़ पे ऐसी चोटियाँ हैं वहाँ पर तो कोई नहीं रहने वाला है। हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे कोई नहीं रहने वाला है। ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहेगी? मैदानी भाग होगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा होगा, पानी की सुविधा अच्छी होगी, वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या देखने को मिलती है। लैंड के यूज क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, जो ये लैंड, लैंड का मतलब तो भूमि, इसके उपयोग क्या क्या है? खेती में इसका उपयोग है, ठीक है, एग्रीकल्चर हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसके बहुत सारे उपयोग है। एग्रीकल्चर के रूप में कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, ये सारे इसके उपयोग है। तो ठीक है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। इसके उपयोग को कौन प्रभावित करता है? कुछ यहाँ पे प्राकृतिक कारणों की बात की गई है, कुछ है वो मानवीय कारणों की बात की गई है। प्राकृतिक कारण में ये सारी चीज़ें हैं। क्या इनको रटना है? नहीं। आप मेरे को सिंपल भाषा बताओ कि एक जगह है, कोई भी जगह मान लो, आप मान लो यूपी में रह रहे हो, यूपी में ऐसी जगह पर रह रहे हो, इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे हो। क्या अगर प्रयागराज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ होते, चट्टानें होती, रहने लायक जगह नहीं होती, तो क्या आप वहाँ पे रहते? आप वहाँ पे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि रहने लायक जगह नहीं होती। तो प्राकृतिक कारण क्या होते हैं? कोई भी जगह है वहाँ पर आप तभी रहोगे कि वहाँ पर एक तो समतल भूमि हो, यानी कि वहाँ की जो स्थलाकृति होती है, ट्रोपोग्राफी होती है, वो अच्छी होनी चाहिए। जलवायु यानी कि क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहाँ पर संसाधन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, खनिज होने चाहिए और वाटर होने चाहिए, तभी जाके हम उसी स्थान पर रहेंगे। मानवीय कारण, जनसंख्या वहाँ पर तभी रहेगी जब टेक्नोलॉजी है, जनसंख्या की रहने योग्य वहाँ पर क्लाइमेट है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है, बाकी यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मिट्टी यानी सॉइल, ये जो पृथ्वी है इसकी ऊपर वाली जो परत है, ऊपर वाली परत है क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी की, ये पृथ्वी है, इसकी जो ऊपर वाली परत है जिस पर हम रह रहे हैं, ये क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपर वाली परत जिस पे हम रह रहे हैं क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। सॉइल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपर वाली परत जिस पे हम रह रहे हैं, सॉइल कहलाती है। क्या ये सॉइल की परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता है? नहीं है, बिल्कुल आपको याद होगी। मिट्टी में क्या होता है? जैविक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं, और वेदर रॉक होती है। वेदर मतलब टूटे हुए कंकड़ पत्थर वगैरह इसमें होते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसमें जैविक पदार्थ होते हैं। जैविक पदार्थ का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक मैटर्स में आते हैं। कुछ जीव भी होते हैं, बारीक बारीक से सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सारे होते हैं।
खनिज भी देखने को मिलती है, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमें किसमें, मिट्टी में देखने को मिलते हैं। टूटे फूटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, वो भी इसमें होते हैं। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती है, ये कोई चट्टान है, कोई चट्टान है। अब इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, ये मैं आपको अलग भाषा में समझा देता हूँ। ये कोई चट्टान है, अब इसमें क्या होता है, हवा चल रही है, यहाँ पे पानी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चल रही है, तो ये चट्टान यहाँ से टूट जाएगा। ये जो चट्टान यहाँ से टूटेगा, अब ये चट्टान यहाँ से टूट रहा है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपक्षय, यानी कि इसे हम वेदरिंग कहेंगे। एक वर्ड होता है अपक्षय, या इसे हम वेदरिंग भी कह सकते हैं, वेदरिंग भी कह सकते हैं। अपक्षय या वेदरिंग क्या होता है, किसी चट्टान का अपने ही स्थान से टूटना। ये चट्टान है, ये अपने ही स्थान पे टूट रहा है, अपने ही स्थान पे टूट रहा है, क्या कहलाएगा ये वेदरिंग कहलाएगी या अपक्षय कहलाएगा। कोई भी चट्टान है अपने ही स्थान पे टूट रहा है, जहां पर वो पड़ा है वहीं पे टूट रहा है, जहां पर वो पड़ा है वहीं पे टूट जा रहा है, उसे क्या कहलाएंगे, वो वेदरिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में ये टूटा हुआ पत्थर है, ये टूटा हुआ चट्टान है, ये किसी पानी की सहायता से, यहाँ पे पानी आया, पानी की सहायता से ये बहता बहता यहाँ पे आ गया, चट्टान यहाँ से टूटा, वेदरिंग कहलाता, बहते 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 यहाँ पे आ गया, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इरोजन, यानी कि अपर्दन। किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना, अपने ही स्थान पर टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा। अपने ही स्थान पे को टूट रहा है, अपक्षय कहलाएगा। टूटने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, वेदरिंग का मतलब होता है उसी स्थान पे टूटना, जहाँ पे पड़ा था वहीं टूट गया, वेदरिंग कहला रहा है। टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, क्या कहला रहा है, ये अपर्दन कहला रहा है या इरोजन कहला रहा है। ये जो जा रहा है ना, जाते हुए प्रोसेस को अपर्दन कहते हैं। अब ये जाकर यहाँ पर जमा हो गया, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन कहेंगे। तो 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है अपक्षय, मतलब होता है वेदरिंग, जिसमें चट्टान है वो टूट रहा है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इरोजन, दूसरा होता है इरोजन यानी कि अपर्दन, जिसमें चट्टान के टूटा हुआ भाग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, जो इरोजन होता है। तीसरा होता है कहीं पे जाके जमा हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये निक्षेपण कहलाता है। ये 3 जो प्रोसेस होते हैं, इसी के माध्यम से मिट्टी है वो बनती है, सॉइल है वो बनती है। सॉइल में पहले चट्टान टूटेगी तो भी मिट्टी बन जाएगी, अगर वो निक्षेप मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो वो भी मिट्टी बन सकती है, और वहाँ जाके जमा हो जाएगी तो भी मिट्टी बन सकती है। तो मिट्टी बनने की प्रोसेस क्या है, वेदरिंग प्रोसेस है। वेदरिंग कैसे होती है, वेदरिंग मतलब चट्टान का टूटना, तापमान के कारण टूट सकता है, बर्फ के कारण टूट सकता है, जानवरों के कारण टूट सकता है, केमिकल रिएक्शन के कारण टूट सकता है, हवा के कारण टूट सकता है, पानी के कारण टूट सकता है, कैसे भी टूट सकता है चट्टान। चट्टान का टूटना है वेदरिंग कहलाता है, और वेदरिंग के कारण ही मिट्टी बनती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, वेदरिंग वाला। इसके बाद में इरोजन होता है, इरोजन के बाद में डिपोजिशन होता है, जिससे मृदा है वो बनती है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, भूस्खलन। बहुत सारी मिट्टी का, ये जो चट्टान है वहाँ से बहुत सारी मिट्टी है या मलबा है, इसका एक साथ गिरना, बहुत सारी मिट्टी का किसी चट्टान से बहुत सारी मिट्टियों का या बहुत सारे टुकड़े का एक साथ गिरना क्या कहलाता है, ये भूस्खलन कहलाता है या लैंडस्लाइड कहलाता है। लैंडस्लाइड कैसे होता है, बारिश के कारण आ सकता है, भूकंप के कारण आ सकता है, ज्वालामुखी के कारण आ सकता है, विस्फोट के कारण आ सकता है, बहुत सारे कारणों से हमें लैंडस्लाइड है वो देखने को मिल जाता है। ये बस इतना ही इस सारे पूरे पैराग्राफ में लिखा था, यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी कैसे बनती है, एक होती है इसकी पेरेंट रॉक होती है, मतलब एक चट्टान है यानी कि माँ बाप की रॉक है, पेरेंट मतलब उसके माता पिता, तो एक पेरेंट रॉक है, ये टूटेगी, ये जो पेरेंट रॉक है टूटेगी, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह इसमें टूटेगी, टूट कर ये जमा हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये मिट्टी कहलाएगी। यानी कि पेरेंट रॉक का टूटना, पेरेंट रॉक का टूटना, टूटेगी, उसमें मिट्टी भी होगी, उसमें कंकड़ पत्थर भी होगी, उसमें खनिज भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, ये क्या कहलाएगी, ये मिट्टी कहलाएगी। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगी, ये मिट्टी कहलाएगी। यहाँ पर जलवायु की बात की जा रही है, तो जलवायु होता है ना, जैसे कि तापमान है, बारिश है, उसके कारण भी मिट्टी है वो टूटती है। पेरेंट रॉक है वो टूटती है, इसके कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु है, उसके कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे, क्योंकि इससे वेदरिंग प्रोसेस होता है। रिलीफ मतलब भू आकृति होती है, जैसे ढलान वगैरह है, वहाँ पर भी मिट्टी टूट के है वो मिट्टी का निर्माण है वो हो सकता है। ठीक है जी। सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का खराब होना, डिग्रेडेशन का मतलब होता है मिट्टी का खराब होना। तो सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, आप जंगल की कटाई कर दोगे,
मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में सारा चैप्टर क्लियर करेंगे ना, वो चैप्टर आएगा अभी, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी है वो कैसे खराब होती है, मिट्टी खराब कैसे हो रही है, ये भी मिट्टी पड़ी है। अब ये मिट्टी कैसे टूट रही है, टूट गई। अब यहाँ पे पेड़ पौधे थे, अब ये जो पेड़ पौधे थे ना, ये क्या कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोक रही है। यहाँ पे पेड़ पौधे थे, ये मिट्टी को एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक जाने पे रोक रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है, मिट्टी यहीं पे पड़ी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रही है। बट हमने क्या कर दिया, इन पेड़ पौधों को काट लिया, यानी कि जंगलों को काट लिया। जंगल काटने के कारण क्या हो रहा है, जंगल काटने के कारण ये जो मिट्टी है ना, ये पानी के साथ में या हवा के साथ में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। अब ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, बहुत यूजफुल थी, बट ये यहाँ पे पेड़ पौधे काट लिए तो इनको रोकने वाला कोई था नहीं, तो ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई। तो ये मिट्टी है जो डिग्रेडेशन होती है, मिट्टी खराब होती है, कैसे होती है, जंगल की कटाई के कारण होती है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है। आप ओवर ग्रेजिंग करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा घास को चरा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जानवर चरेंगे, ऊपर ये घास है ये मिट्टी को बना के रख रहे थे, बट घास यहाँ पे ख़त्म हो गई तो भी मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पे रासायनिक खाद होते हैं, आप है ना केमिकल वगैरह का उपयोग कर रहे हो खेतों में, कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हो, केमिकल का उपयोग कर रहे हो, तो भी मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी। तेज़ बारिश वगैरह होगी तो मिट्टी क्या वहाँ पे बह के चली जाएगी, बारिश में मिट्टी है वो वहाँ पर बह के चली जाएगी बाढ़ के साथ में, तो भी मिट्टी खराब हो जाएगी। साथ ही साथ में लैंडस्लाइड होगी तो भी मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी, तो मिट्टी है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो मिट्टी कैसे खराब हो सकती है, जंगल की कटाई से। ज़्यादातर आप भैंसी गाय चरा रहे हो तो खराब हो सकती है, जो आप केमिकल का उपयोग करोगे खेतों में तो उससे खराब हो सकती है, तेज़ बारिश के कारण हो सकती है, और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के कारण भी हो सकती है। ठीक है जी, ये मिट्टी के डिग्रेड होने के कारण थे। मिट्टी डिग्रेड है वो कैसे होती है, सॉइल खराब हुई कैसे होती है। ओके, अब इसको कैसे सिक्योर करके रखा जा सकता है, मिट्टी का जो डिग्रेडेशन होता है इसको कैसे हम सिक्योर करके रख सकते हैं। सिक्योर रखने के तरीके क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सॉइल है वो कैसे, मतलब अब डिग्रेड तो हो रही है, अब इसको कैसे रोक सकते हैं हम, कहीं पे भी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो मल्चिंग, मल्चिंग में क्या होता है, पौधे के बीच की जो ज़मीन होती है ना, ये जो ज़मीन होती है पौधा, ये यहाँ पे पेड़ लगा है, यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे ये जो भूसा वगैरह होता है ना ऐसे इस टाइप का होता है, मतलब पूरी तरह से ये पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा मान लो कि पेड़ पौधे उनकी पत्तियाँ वगैरह जो बच जाती है ना, उसका वो भूसा तैयार करते हो और उस मिट्टी को साथ में मिला के यहाँ पे बिछा दो। अब इससे क्या होगा, ये मिट्टी है ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगी और इसमें नमी है वो बनी रहेगी। तो मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें मिट्टी पर ये जो भी इसमें चीज़ें होती है मिट्टी में, ये जो मिट्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। अगर मिट्टी है वो ऐसी खुली पड़ी रहेगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, हवा के साथ में, पानी के साथ में। अब आपने क्या किया, बहुत सारे पेड़ों की पत्तियाँ थी या कोई भी ऐसी जैविक पदार्थ मान लो भूसा वगैरह, उसको क्या मिक्स किया, ठीक है, उसको नमी युक्त गीला किया और इसके ऊपर बिछा दिया। अब इसके ऊपर बिछ गया ना, अब ज़मीन है वो कहीं नहीं जाएगी, अब मिट्टी है वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो ये होती है मल्चिंग। फिर क्या होता है, ये होता है कॉन्टोर बैरियर। इसमें क्या होता है, आपने है ना ऐसी बाड़ वगैरह बना दी है, ये तो गाँवों में करते भी है, गाँवों में आपने देखा होगा खेत के चारों ओर ऐसी बांध बना देते हैं, मिट्टी का ऐसे से बांध बना देते हैं, जिससे क्या होता है ये जो खेत की मिट्टी होती है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती पानी के साथ में, ठीक है। तो ये बैरियर बना लिए जाते हैं, पत्थरों के बना देते हैं, बांध बना देते हैं, घास के बना देते हैं, रॉक के डैम, बड़े बड़े डैम भी बना देते हैं। ये डैम जो होते हैं, बांध होते हैं, ये भी मिट्टी को रोकने का काम करते हैं। टेरिस फॉर्म में, मतलब ऐसी ऐसी बना दो, ये ढलान है, ढलान है, ढलान में क्या होगी, मिट्टी डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये इस प्रकार से है, ढलान में इस प्रकार से खेती की जा रही है। अब ये ना यहाँ से मिट्टी आएगी पर यहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से आएगी यहाँ रुक जाएगी, तो इस प्रकार से खेती की जा रही है, मतलब टेरेस में की जा रही है, सीढ़ीदार खेती की जा रही है, तो ये मिट्टी को रोक सकती है। फिर क्या, मिश्रित खेती करो। मिश्रित खेती मतलब आप कहीं पे क्या कर रहे हो, एक जगह पे आप बाजरा उगा रहे हो, एक जगह पे दूसरे, जैसे कि बाजरे के साथ साथ में और भी फसलें उगा सकते हो, ज्वार उगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी फसलें वो एक साथ उगा सकते हो, मिश्रित खेती है कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक जगह फसल है उसको अगर आप काट लेगे तो दूसरी फसल है उसकी हेल्प कर लेगी, तो ये इंटरक्रॉपिंग है वो बहुत हेल्प करती है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या, हेलो हेलो हेलो,
आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? तो ये किन को नहीं आ रही है? प्लीज़ भाई, आपको अगर नहीं आ रही प्लीज़ एक बार है ना, एक बार बैग जाके वापस आओ, तो हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू हो। अगर आपको नहीं आ रही है ना, एक बार बैग जाके वापस आना, हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। फिर भी अगर नहीं आया तो बताना मेरे को। बस अब चैप्टर वैसे एंड होने वाला है ना, वैसे एंड होना है, 1-2 लाइन ही काम की है। अगर फिर भी नहीं आई तो एक बार बैग जाके वापस आना, ठीक है। फिर यहाँ पे काउंटर ब्लजिंग भी कर सकते हो, यानी कि समांतर खेती करो। ये खेती कर रहे हो तो बारिश यहाँ पे आ रही है, तो इसके इक्वल में समांतर खेती कर सकते हो, ठीक है। शेल्टर बेल्ट बना सकते हो। शेल्टर बेल्ट में मतलब क्या होता है, जहाँ पर सूखा क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर आप कतारों में खेती कर सकते हो। ओके जी। तो ये होता है मिट्टी को बचाने के कुछ उपाय। तो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें इतनी ही काम की चीज़ें थी। तो आज हमारे 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम तीसरा चैप्टर है वो ज्योग्राफी के 8वीं क्लास का करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हिस्ट्री का है वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलते हैं 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, आप सब हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। टिल दैट बाय बाय।